नमस्कार दोस्तों, आज हम तवी टेल्स के एपिसोड 77 पे आ चुके हैं और 77 ये सिर्फ हमारे एपिसोड का नंबर नहीं है। साल 1977 में भारत ने पॉलिटिकल चेंज देखा था। पहली बार मोरारजी देसाई लेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी और कोका कोला को भारत के से बाहर जाने के बाद, जॉर्ज फर्नांडिस थे उस समय, देश ने अपना कोला भी लॉन्च किया जिसका नाम था डबल सेवन। यानी 77 की पहचान ही बदलाव, नए विकल्प और देसी इनिशिएटिव से जुड़ी है। और आज तवी टेल्स के एपिसोड 77 में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने परिवर्तन को अपनी संस्था का नाम ही नहीं बनाया बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य भी बनाया। नमस्कार और जय डुग्गर। तवी टेल्स के आज के एपिसोड में हम स्वागत कर रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी का जिन्होंने अपनी जिंदगी के 3 दशकों से भी ज्यादा समय समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, साहित्य और मानवीय सहायता के लिए समर्पित किया। हमारी आज की गेस्ट हैं सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट, ऑथर, थिएटर आर्टिस्ट और परिवर्तन चेंज वी नीड की फाउंडर एंड प्रेसिडेंट मिस रोमी शर्मा जी। रोमी जी का मानना है कि समाज में असली परिवर्तन तब आता है जब महिलाओं को डिग्निटी, इक्वालिटी, एजुकेशन और अपने फैसले खुद लेने का अधिकार मिले। इसी विजन के साथ इन्होंने ग्रास रूट लेवल पर वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, चाइल्ड वेलफेयर एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए निरंतर काम किया। कोविड-19 हम सबको याद है, एक ऐसा पेंडेमिक था। उस समय हो या फ्लड हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली डिस्टर्बेंसेस हो या बॉर्डर एरियाज में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, रोमी जी हर मुश्किल घड़ी में जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ी नजर आती हैं। ऑपरेशन संदूर के दौरान इन्होंने पर्सनली पुंछ के बॉर्डर एरियाज का दौरा करके प्रभावित परिवारों की मदद की, जिसके लिए उन्हें इंडियन आर्मी की नदन कमांड द्वारा सम्मानित भी किया गया। लेकिन इनकी पहचान सिर्फ एक सोशल रिफॉर्मर तक सीमित नहीं है, ये एक सेंसिटिव राइटर भी हैं, थिएटर डायरेक्टर भी हैं और एकम्प्लिश्ड मीडिया प्रोफेशनल। इनकी लिटरेरी वर्क्स में वजह हो तुम, अभी अंत नहीं जैसे कार्य शामिल हैं। इनकी अपकमिंग बुक कहानियां जो जिंदा हैं 1947 के पार्टीशन के सर्वाइवर्स और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से डिस्प्लेस्ड फैमिलीज की जिंदा यादों और ओरल हिस्ट्रीज पर आधारित है। इन्होंने नटरंग, रणयुग और एमेच्योर थिएटर ग्रुप जैसे प्रेस्टिजियस थिएटर प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया, 400 से अधिक टेलीविजन सीरियल्स में अभिनय किया और नवंबर 2025 में अक्लेम डोगरी प्ले शाह शानी का डायरेक्शन भी किया। साहित्य श्री अवार्ड, मदर टेरेसा नारी सम्मान, महाराजा हरि सिंह जी सम्मान और सुषमा स्वराज नारी गौरव सम्मान जैसे अनेक ऑनर से सम्मानित रोमी शर्मा जी की जर्नी हमें यह बताती है कि कंपैशन जब करेज और कमिटमेंट के साथ जुड़ जाए तो एक व्यक्ति समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। रोमी जी, वी आर रियली रियली ऑनर्ड कि तवी टेल्स के एपिसोड 17 के लिए आपने समय निकाला। आज मैं आपका फेसबुक पोस्ट भी देख रहा था। आज का दिन आपके लिए वैसे भी बहुत बिजी था क्योंकि आपकी मैंने पिक्चर्स देखी थी हमारे माननीय राज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता जी के साथ, और आज ऑनर्ड है कि इतने व्यस्त समय के दौरान भी आपने तवी टेल्स के लिए और जम्मू के श्रोताओं के लिए समय निकाला। आपका दिल से अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच अजय जी, बहुत अच्छा लगा मुझे एंड आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑनर्ड कि मैं तवी टेल्स ने आज मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। और तवी टेल्स बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू रोमी जी। और आज तवी टेल्स में हम आपकी जर्नी को सेलिब्रेट करेंगे और जैसे आप वुमेन इक्वालिटी पे काम करती हैं, हमारा ध्येय यही है कि वैसे भी जम्मू एक ऐसी जगह है जो शक्ति का केंद्र है। तो यहाँ पे वैसे भी जब पूरी दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही थी, ये पहले ही एक एम्पावर्ड धरती है शक्ति की, जहाँ में माँ वैष्णो देवी भी हैं, बावे वाली माता भी और सुकराला माता भी। रोमी जी, बिल्कुल। सबसे पहले हम आपके अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही और वो कौन सा एक्सपीरियंस या टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको सोशल सर्विस और वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ इंस्पायर किया? जी। मेरी फैमिली जो है वो बेसिकली 1947 में पीओजेके से यहाँ माइग्रेट हुई थी। और जम्मू में मेरा जन्म हुआ, मैं पली बड़ी। इनफैक्ट मेरे डैडी जी का बर्थ भी जम्मू का ही है। और बहुत अच्छी, मैं कहूँगी कि हमारी फैमिली ऐसी थी कि जो हमारा मोहल्ला है वो पूरा एक परिवार की तरह है। मैंने वो टाइम देखा है।
और अभी टाइम बहुत चेंज हो गया है, जैसे हम सबको फील होता होगा, जो लोग महसूस कर सकते हैं, टाइम बहुत चेंज हो गया है, काफी बदलाव आ गया है। और ये एक्चुअली कोई एक फैसला या कोई एक मौका नहीं था जिससे कि मैं सोशल वर्क की तरफ मेरा जो रुझान हुआ या झुकाव हुआ। मेरे जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली मेरे फादर, मेरे मम्मी, उनको मैं बचपन से ही देखती आई हूँ कि सोसाइटी में यहाँ पे भी किसी को हेल्प की जरूरत होती है ना, वो चाहे रात के 2 बजे या वो खुद स्वस्थ हो या नहीं हो, ठीक हो या नहीं हो, लेकिन वो हर जगह पहुंचते थे। तो वैसे माहौल में मैं पली बड़ी हूँ। बचपन से मैंने अपने पेरेंट्स को ऐसे ही देखा है कि हर किसी के लिए खड़े हो जाना, जब भी कोई जरूरतमंद उनको आवाज लगाए, उनकी तरफ देखे। तो वो चीज मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेरे ब्लड में ही है। बस पेरेंट्स को देखते देखते, जो भी मेरे भाई बहन, हम सब बच्चे बड़े हुए घर में। और आज मैं ये कह सकती हूँ प्राउडली आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि मेरे भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी सिस्टर्स अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी के साथ हम लोग बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया रोमी जी। और बहुत सौभाग्यशाली है वो धरती जहाँ पे पूरा परिवार अगर समाज सेवा की तरफ कहीं ना कहीं अग्रसर हो। वही आपके पेरेंट्स ही आपकी प्रेरणा बनते हैं। उन्होंने आपको एक ऐसा पथ दिखाया जिस पथ के ऊपर आज हम ये कह सकते हैं कि वी आर ब्लेस्ड, कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े किसी भी मुकाम पर, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, कोविड हो, हर समय रोमी जी वहाँ पर ज़रूर रही हैं ज़रूरतमंदों की मदद के लिए। ये हमारे पूरे आई थिंक जम्मू के लिए, पूरे हमारे रीजन के लिए ये एक बहुत ही गौरव की बात है। रोमी, जब हम आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जिसका नाम है परिवर्तन, और नाम भी बहुत खूबसूरत आपने रखा है, परिवर्तन, चेंज वी नीड। इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने के पीछे क्या थॉट और विजन थी? शुरुआती दौर में आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? बिकॉज ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं खड़ी होती, बिकॉज उसके पीछे उसको खड़ा करने वाले जो फाउंडर्स रहते हैं उनका पसीना और खून दोनों लगता है, तभी जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन सुदृढ़ बनती है। तो शुरुआती दौर में आपको क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े, ये हमारे उन दर्शकों के लिए भी एक प्रेरणा रहेगी जो इस पथ पे चलना चाहते हैं, आपके फुटस्टेप्स पे चलना चाहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं लोगों की मदद के लिए। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से ही अपने पेरेंट्स के साथ, हम लोगों ने कोशिश की कि उनसे सीखें और उनके साथ उनके फुट स्टेप्स पे चलें। तो बहुत साल हो गए मुझे काम करते हुए, और फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी, जो मेरे हस्बैंड है वो ट्रांसफरेबल जॉब में है। मैं पूरा हिंदुस्तान घूमी, हर 2 साल में एक जगह हमारा टेन्योर होता था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैं अपने जम्मू शहर में नहीं हूँ, यहाँ मुझे बहुत से लोग जानते हैं, या मैं जिसको भी बुलाती थी लोग आ जाते थे। अब मुझे एक अपनी टीम बनानी पड़ेगी कि यहाँ पे भी मैं रहूं, किसी एक अम्ब्रेला मुझे चाहिए जिसकी छत्र छाया में मैं कुछ काम स्टार्ट करूं। फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, और उसके बाद परिवर्तन जो है वो तो मैं डे वन से ही फील कर रही थी, अपने आसपास भी अपने समाज में भी मैं ये देख रही थी कि बच्चियों के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन मैं कहूंगी होता था घर में। अगर लकीली आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे घर में वैसा नहीं था, लेकिन बहुत सारे परिवारों में मैं बचपन से देखती आई हूँ कि ऐसा होता है कि यू नो लड़के को अगर वो रोटी देंगे ना तो वो देसी घी लगा के देंगे, चुपड़ के देंगे। लेकिन बेटी आएगी तो बेटी को सूखी रोटी देंगे। और उसके बाद अगर घर का काम है तो वो लड़की ही करेगी। शाम को अगर घर पहुंचना है तो लड़की जल्दी घर पहुंचनी चाहिए, लड़का चाहे रात को 10 बजे जिस भी हालत में आता है। ये चीजें मुझे ना अच्छी नहीं लगती थी मैं जब भी देखती थी, बट वी वर ब्लेस्ड, मैं कहूंगी मेरी सिस्टर्स, मैं, कि हमारे घर में ऐसा नहीं था। और शायद वही एक रीजन है कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। और उन्होंने हमें हमारे हिसाब से हमें, मैं कहूंगी कि संवरने दिया, खुद को संवारने दिया, निखरने दिया, जो भी आप कह सकते हैं। तो जब मेरे माइंड में एक थॉट आया कि मुझे कुछ ऐसा एक अम्ब्रेला चाहिए, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है। तो परिवर्तन, जैसे आप कहें कि बस मेरे माइंड में बचपन से ही कुछ चल रहा था कि एक चेंज लाना है, और चेंज खुद से ही शुरू होता है। तो शुरुआत खुद से ही की, और फिर ये पूरे हिंदुस्तान में मैं कहूंगी कि मैं जिस स्टेट में भी गई, वहां पे परिवर्तन ने बहुत अच्छा काम किया, वहां के लोकल लोगों के साथ मिलके, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके।
राइट, रोमी जी परिवर्तन करता क्या क्या है, मतलब इसके स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा, और किस तरीके से समाज की मदद करता है ये? बेसिकली दिस इज अ सोशल कम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो कल्चर में जैसे आप जानते ही हैं, आपने कहा भी है मेरे इंट्रो में कि मैं काफी सालों से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। तो कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स, जैसे आपको पता है कि स्ट्रीट प्लेस वगैरह हम करते हैं, समाज को कुछ मैसेज देना हो, वो बहुत जरूरी एक माध्यम है। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ, बिकॉज 93 से मैं इस फील्ड में हूँ, आर्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैं ऐसा समझती हूँ कि आर्ट जो है, आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो मेरी रूह है। जी। उसके बगैर शायद मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती मेरी लाइफ। और परिवर्तन जो है वो बेसिकली अपलिफ्टमेंट सोसाइटी की करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोविड में मैं दिल्ली में थी। दिल्ली और जम्मू मेरा एक फील्ड रहा है, मैं कहूंगी। और कोविड में हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया। उसके बाद जम्मू में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां जाके बच्चों को अवेयर करना। जैसे हमारे कुछ नोमैड्स हैं JNK के, उनको जाके अवेयर करना हाइजीन का। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद मेरे पास 80 बच्चे थे जिनको कोविड के दौरान हम ट्यूशंस देते थे। अदरवाइज एजुकेशन के लिए भी उनको कोई सपोर्ट चाहिए थी, तो हमने वो कोशिश की अपने हिसाब से, राशन वगैरह, कपड़े। और अभी मैं आपको बताऊं कि जम्मू में जब लास्ट टू लास्ट ईयर फ्लड आया था, तो तब भी हमने अपनी तरफ से पूरा लोगों के साथ खड़े होने की कोशिश की। और मैंने गांधी ग्लोबल फैमिली के साथ कोलैबोरेशन किया, और मैंने उनको बोला कि जम्मू सिटी में हम सामान नहीं देंगे, बिकॉज सिटी इज एक्सेसिबल, हर कोई वहां पहुंच चुका था। तो हमने सरूनीसर एरिया में जाके दिया। उसके बाद जैसे आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और मैं पुंछ गई, बिकॉज मुझे ये लग रहा था कि इस टाइम जरूरत है वहां पे लोगों को उनके साथ खड़े होने की, उनको सहारा देने की। बिकॉज हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ऐसा लग रहा था कि पुंछ के लिए आया था, और जितनी ट्रेजेडीज उस टाइम पुंछ ने झेली, कि मतलब मैं कहूंगी कि एक कायनात भी कांप उठी थी, वैसा वाला हिसाब था वहां पे। नहीं जी। नहीं, बहुत ही तो अच्छा। ये परिवर्तन ये वाले जी। एरियाज कवर करता है। नहीं नहीं रोमी जी, बहुत ही अच्छा है। और ये सभी कामों के लिए बहुत ज़रूरी रहता है एक तो हिम्मत। बिकॉज कोविड जब आया तो उस समय भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। जिस समय फ्लड आया उस समय मुश्किल था निकलना। ऑपरेशन सिंदूर में पूंछ ने सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुंची है पूरे ऑपरेशन सिंदूर की, जो पाकिस्तान के नापाक इरादे थे वो सारे के सारे पुंछ पे ही कहीं ना कहीं हुए। लेकिन जब जब निकलना बाहर मुश्किल हुआ तभी आप वहां पे पहुंची। और ये आपकी हिम्मत को दर्शाता है, करेज को, साहस को, कि किस तरीके से आप अपने लोगों के लिए किसी भी समय बाहर निकल जाती हैं। और परिवर्तन जैसे आपने नाम बताया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बहुत अच्छा नाम है। और मैं अपने जो युवा हैं हमारे साथ जुड़े हुए, अगर वो भी परिवर्तन में आपके साथ जुड़ना चाहें किसी तरीके से, वो भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं रोमी जी का फेसबुक पेज देख रहा था और बहुत ही अच्छे आप वीडियो बनाते हैं, विच इज बेसिकली सपोर्टिंग पीपल फ्रॉम POJK ऑल्सो। उनकी आवाज़ भी बन के आप वो वीडियोस बनाते हैं। वो दर्द छलकता है आपके वीडियोस में उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो मैं युवा जो हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं उनको आग्रह करता हूँ कि फेसबुक पे रोमी जी अवेलेबल हैं। इंस्टा मैंने देखा नहीं, पॉसिबली अगर इंस्टा में है तो इंस्टा में भी आपको फॉलो कर सकते हैं। और आपको कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा, कि आपके फुटस्टेप्स पे चलकर वो भी अपने जम्मू रीजन की सपोर्ट और हेल्प कर सकते हैं। एक आप। थैंक यू अजय जी। थोड़ा थोड़ा सा बस इसमें ये जोड़ूंगी प्लीज। कि आ, जब हम दुनिया देखते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे समाज में, हमारे इस मुल्क में इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं कि शायद हम उनके, जो कहते हैं ना कि पैरों की धूल के कण के बराबर भी नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि लोग सहयोग करें, और बिल्कुल वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलें, हमें गाइड करें। हमें गाइडेंस की बहुत जरूरत है। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें गाइड करें लोग प्रॉपर, कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है थैंक यू। रोमी जी। रोमी जी, अब हम उस सब्जेक्ट पे आते हैं जो आपने 2 या 3 बार टच किया, विच इज वुमेन एम्पावरमेंट। और वुमेन एम्पावरमेंट की ग्राउंड रियलिटीज। आज वुमेन एम्पावरमेंट एक फ्रिक्वेंटली यूज्ड फ्रेज बन चुका है, जिसको भी कुछ नहीं समझ आता वो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल ठीक टच किया, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर कहीं ना कहीं सिचुएशन काफी डिफरेंट है। अ, आपके एक्सपीरियंस में जम्मू और आसपास की महिलाओं के सामने सबसे बड़ी सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि टाइम बदल गया है, काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन फिर भी जैसे मैं आपको बताऊँ, 93 में मैं घर से निकली, जब आर्ट फील्ड में आने लगी, तो मुझे काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े, सोसाइटी की तरफ से, इवन अपनी फैमिली की तरफ से भी। लेकिन आज ये बदलाव आया है कि बच्ची हो या बच्चा, मोस्टली जो सिटी की फैमिलीज़ हैं, मैं कहूँगी वो अपनी बेटियों को प्रमोट करते हैं, आगे लेके जाते हैं, चाहे वो डांस ट्रेनिंग है, चाहे वो आर्ट फील्ड में, तो वो सपोर्ट करते हैं। बट वो कितने परसेंट लोग हैं? बहुत ही कम हैं। और इसके साथ ही मैंने ये भी देखा, आप बिलीव करें कि मैंने ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं कि जो लेडीज़ भी बाहर एक बहुत अच्छे ओहदे पे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, ऑफिसर्स हैं खुद, हस्बैंड के साथ शाना-बेशाना डिपार्टमेंट में वो एक ही जैसी पोस्ट पे होंगे, लेकिन घर पे आके फिर वो औरत जो है ना, वो अबला नारी ही हो जाती है। ये भी हमारे समाज की एक सच्चाई है, जिसको शायद लोग अनदेखा कर लेते हैं, और लोगों को लगता है कि जो शहरों में बड़े-बड़े सेमिनार्स होते हैं और स्लोगन्स दिए जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि बहुत चेंज हो गया है। बट मुझे ऐसे लगता है कि हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है इस पे। आज भी आप देखिए, थोड़ा-सा आप बैकवर्ड एरिया में क्या चले जाएँ, मैंने आपको सिटी की भी एग्ज़ाम्पल दी है कि जो लेडीज़ इतने अच्छे-अच्छे मुकाम पे हैं, इतनी अच्छी-अच्छी पोस्टों पे हैं, उनमें से भी बहुतों की घर की जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है। हैट्स ऑफ टू दोज़ लेडीज़ कि वो बाहर जाके मैं कहूँगी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के दिखाती हैं, लेकिन घर में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है आज के टाइम में उनको। बाकी आप थोड़ा-सा इंटीरियर एरियाज़ में जाएँ, वहाँ तो इतनी मुश्किल है, आप देखिए कि खाने की इतनी कमी है, लेडीज़ को एक मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। उनको आज भी एक कहते हैं ना कि कमोडिटी समझ के, उनको एक बस प्रोडक्ट जैसे समझ के कि भई ठीक है, इसने तो करना ही करना है, ऐसे है। और कुछ लेडीज़ से जब मैं बात करती हूँ, बिकॉज़ परिवर्तन से मैं काफ़ी लोगों से मिलती हूँ, मैं हैरान हो जाती हूँ कि लोग ये कहती हैं, लेडीज़ ये कहती हैं, माइंडसेट लोगों का ऐसा बन चुका है। ये कहती हैं लेडीज़ कि ठीक है, हस्बैंड मारता है तो उसका काम है मारना। मतलब बच्चे अगर 8 पैदा करने हैं तो कोई बात नहीं, करने ही है, हमारा काम है ये। तो वो चीज़ें देख के ना, सम टाइम्स आई रियली फील पिटी कि देखिए हमारे एक समाज ने माइंडसेट कैसा बना दिया है औरत का, कि उसको लगता है कि बस मैं औरत हूँ तो मुझे ये सब झेलना ही है। मैं आपको बताऊँ, इवन पार्टीशन जो मेरा सब्जेक्ट है मेन, अगर मैं पीओजेके की जैसे बात करती हूँ, वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। पीओजेके के जब ये माइग्रेशन जो पार्टीशन हुआ, जिसमें मेरे बुजुर्ग वहां से आए, आप उस टाइम भी औरतों का देखेंगे ना, कितना सेक्रीफाइस था, कितना सेक्रीफाइस था। लेकिन उन औरतों की कुर्बानियों का कहीं जिक्र नहीं है। मतलब दिस इज सो सैड, मुझे इतना ये हर्ट करती है चीज कि जिन औरतों को तब कबायली पकड़ के ले गए, उनको उन्होंने कैसे-कैसे घरों में कैद रखा, उनको उनके साथ गैंग रेप्स, आज की अगर मैं इंग्लिश भाषा में कहूँ, वो सब करते रहे। उसके बाद उनको वो बेचते रहे, ठीक है? फिर भी अगर वो लड़की, वो औरत कहीं अगर छुप-छुपा के वहाँ से निकल पाई या निकलना चाहती थी, वो इसलिए डर के मारे नहीं निकली और उसने वो जीवन चूज़ किया कि मैं तिल-तिल ऐसे ही मरती रहूँ। बिकॉज़ उसको ये डर था कि मैं अगर अपनी फैमिली में वापस जाऊँगी तो मेरा समाज, मेरी फैमिली मुझे नहीं स्वीकार करेगी। और वही हुआ। कुछ लोग, कुछ लड़कियाँ जो पहुँची हैं, उनकी जो फैमिलीज़ थी, वो मेरी अपनी किताब में ज़िक्र है कि उन्होंने उसको अपवित्र कह के कि ये उन लोगों के साथ रही है, उसको धुतकार दिया। अब आप सोचिए कि ये औरत के साथ मुझे लगता है हमेशा होता आया है। मैं ऐसी नहीं हूँ कि जो कि मैं ऐसे नारे लगाऊँ जैसे पॉलिटिशियंस लगाते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी आज भी हमारे समाज में यही है, और ये चीज़ देख के ना दिल बस मतलब बहुत दुखी होता है। यही कहूँगी मैं आपसे। नहीं नहीं, आपने बहुत स्पष्ट शब्दों से रोमी जी इस पीओजेके की त्रासदी उस समय की, या आज की डेट में भी जो इंटीरियर्स में है, क्योंकि आप तो काफ़ी हद तक उनसे इंटरेक्ट भी करती हैं, तो आई थिंक समाज को काफ़ी ये अग्नि परीक्षा टाइप जो कितने सदियों से चली आ रही है, बार बार देने की ज़रूरत ना पड़े। बिकॉज हमेशा अग्नि परीक्षा स्त्री ही क्यों दे। और इस चीज़ के ऊपर भी जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। अ, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के साथ एक चीज़ और जुड़ी है, जो है एजुकेशन और सेल्फ रिलायंस। आप एजुकेशन को वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक पावरफुल टूल मानती हैं।
लेकिन बिल्कुल। क्या सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन सफिशिएंट है, या यंग गर्ल्स को फाइनेंशियल लिटरेसी, स्किल्स, लीगल अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग की ट्रेनिंग भी देनी होगी? बिकॉज आज हम समाज में सोचते हैं कि डिग्री ले ली तो सेल्फ रिलायंट हो गई, लेकिन आपने बहुत सुंदर शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में बोला है कि चाहे वो कॉरपोरेट में कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, लेकिन जैसे वो घर पहुंच रही हैं वो सारी के सारी अफसर अबला हैं नारी हो या जाती। कुछ भी हैं, अबला नारी हो जाती हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना होगा रोमी जी? मैं ये कहूंगी कि आज के जमाने में, स्पेशली ये जो जंतर मंतर में लेटेस्ट एपिसोड हुआ, वो देखने के बाद आई एम रियली वरीड। मैं 2 दिन सो नहीं पाई, बिकॉज मैं खुद ग्राउंड पे गई थी और मैंने वहां से लाइव भी किए थे। मुझे ये लगा कि पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत नहीं है आजकल बच्चों को हमारे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा सबको कह रही हूँ, और बहुत से लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे, हमारे बच्चों को इस टाइम संस्कारों की जरूरत है। संस्कारों की बहुत जरूरत है। अब मैं ये भी समझती हूँ कि जो छोटे शहरों के लोग हैं वो बड़े शहरों में भेजने के लिए क्यों कतराते हैं, क्यों डरते हैं, माँ बाप को क्यों डर है। और आज जमाना भी काफी चेंज हो गया है। मुझे नहीं समझ कि ये जो एक कंपटीशन, ये जो एक होड़ लग गई है ना कि उसके बच्चे ने ये कर लिया तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा, वो किसी भी कॉस्ट पे पेरेंट्स करवाते हैं। उस टाइम वो लिमिट्स भी क्रॉस करने दे जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं जम्मू की बात करूं, श्रीनगर की बात करूं, हम सब अवेयर हैं कि वहां क्या नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है। कई जगह पेरेंट्स मजबूर हैं और कई जगह बच्चे भी गलत फायदा उठा रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन है वो ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है वो एक यू नो करवानी जरूरी है, बिकॉज जॉब्स के लिए वो जरूरी है, जो एकेडमिक की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन उसके साथ संस्कार देने बहुत जरूरी है। बाकी फाइनेंशियल ये तो बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए, शुरू से ही मैं कहती हूँ। और अवेयरनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो तो आजकल सोशल मीडिया है, तो मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन से ज्यादा ये बच्चे अवेयर हो चुके हैं, जिसका कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे आने वाले दिनों में, और हम देख भी रहे हैं एट प्रेजेंट भी, कि ये जो सोशल मीडिया है ना, इसकी वजह से हमारा जो एक समाज है, उसका जो अगले समाज का ये जो बेस बन रही है, तो वो देख के मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। राइट। बच्चों जो उनको अवेयर होना चाहिए वो अवेयर नहीं हो रहे, बिकॉज एवरीथिंग इज सो इजिली अवेलेबल कि आप देखिए 10 सेकेंड्स में वो फोन पे स्क्रॉल करते हैं, उनको नई से नई चीजें दिखती हैं। तो फोकस बच्चों का बहुत कम हो गया है। संस्कार में कहूंगी कि उसकी बहुत कमी हो गई है। हम मॉडर्नाइजेशन पे वेस्टर्न वर्ल्ड सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज की डेट में जो वेस्टर्न में लोग रहते हैं ना, वो इंडियन संस्कृति को अपना के वो ज्यादा संस्कारवान हो गए हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग खुद को मिसगाइड कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के नाम पे और अवेयरनेस के नाम पे। रोमी जी, क्या परिवर्तन के एजेंडा में फाइनेंशियल लिटरेसी या उनको कहीं ना कहीं संस्कार और जो हम कहते हैं, पहले आपको याद होगा व्हेन ऑल ऑफ अस वर इन स्कूल, डॉक्टर विकास भी अब ज्वाइन किए हैं, ऑल ऑफ अस वर इन स्कूल, तो हमारे होता था कि एक मॉरल साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर होता था और हम सबको वो मैंडेटरी पढ़ना होता था। आई एम नॉट श्योर, मैंने शायद लेटेस्ट अपने बच्चों की कई किताबों में देखा नहीं कि हर चीज़ें आ चुकी हैं, एआई करिकुलम का पार्ट बन चुका है, हर जगह आ रहे हैं, 3 लैंग्वेजेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट मॉरल एजुकेशन कहाँ चली गई? और शायद मॉरल एजुकेशन में, जहाँ तक मुझे याद है, डॉक्टर विकास उस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं और आप डाल सकते हैं, उसमें कई चीजें होती थी, देश प्रेम, कि बिल्कुल। आपके सर्वोपरि आपके लिए आपका देश है, आपको अपने देश में, क्योंकि अगर आपके अंदर नेशनलिज्म है, अपने देश में आप कूड़ा नहीं फेंकेंगे, मच्छरों की ब्रीडिंग के लिए आपको वहां पे सफाई रखनी है, तो ये सारी चीजें कहाँ चली गई? तो क्या रोमी जी, परिवर्तन, इस परिवर्तन की तरफ जो अब हम किसी तरह से भूल चुके हैं, क्या कोई एजेंडा या कोई आपके रडार में ऐसी एक्टिविटीज हैं? देखिए, हम लोग जब भी कोई कैंप करते हैं या वर्कशॉप करते हैं या बच्चों का इवन कोई प्रोग्राम करते हैं, जैसे अभी हम 15 अगस्त का तैयार कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे पे, तो उसके साथ बच्चों का एक सेशन हम जरूर काउंसलिंग का भी लेते हैं। हम यही उनको कहते हैं कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। एंड आई एम प्राउडली टेलिंग यू कि मतलब जो मेरे बच्चे हैं, जिस क्लास के वो हैं, जिस एक कहते हैं ना कि क्लास से बिलोंग करते हैं, उसमें वो काफी सारी स्टेट्स के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों के घरों में काम कर रहे हैं।
और मुझे बहुत खुशी होती है जबकि मैं उन बच्चों को देख रही हूँ कि वो 12th पहुंच गए और 12th के बाद वो कुछ कुछ स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो देख के एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, मैं ये कहूंगी। तो बिल्कुल ये परिवर्तन का एजेंडा ये है कि जो भी जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं या लेडीज हैं, बिकॉज वो भी बहुत दूर दराज के गांव से आती हैं, यहाँ पे नौका से जाते हैं, अभी गाड़ियां भी नहीं है, आप बिलीव करें कई जगह तो वहां पे ट्रांसपोर्ट तो नहीं है, बिजली भी नहीं है, कुछ ऐसे गांव हैं। तो सबसे हम सब तरह की बातें करते हैं, उनको गवर्नमेंट स्कीम्स की भी अवेयरनेस देते हैं ताकि उन लोगों को कुछ फायदा हो यहाँ पे रहने के, उनको सर्वाइवल टिप्स भी देते हैं। और इसके साथ ही उनको ये भी काउंसिल करते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू रोमी जी। डॉक्टर विकास, ओवर टू यू। रोमी जी, सबसे पहले मैं माफी नमस्कार। चाहूंगा लेट जॉइन के लिए। नमस्कार। आपका देरी से सही लेकिन स्वागत कर रहा हूं मैं अपने प्लेटफॉर्म, जम्मू के अपने प्लेटफॉर्म तभी टेल्स पे। आपका इस प्लेटफॉर्म पे आना इसको चार चांद लगाएगा आज हमारे प्लेटफॉर्म को। और जैसे हम बात करते हैं कि जम्मू सिर्फ एक सिटी नहीं है, प्लेन्स नहीं है, बल्कि हमारे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आते हैं। और पुंछ जहाँ को आप बिलोंग करती हैं वो हमारा इनहेरेंट पार्ट है। और हमारा तवी टेल्स एपिसोड, जो हमारा जो प्रयास है अपने लोगों को उनकी लाइफ जर्नीज को सामने लाने का, जब तक हमारे डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी के लोग, रामनगर, रामबन के लोग इसमें ना जुड़ेंगे तो ये हमारा प्रयास इनकम्प्लीट होगा। तो एक किस्म से आज क्योंकि पुंछ से आप बिलोंग करती हैं तो हमने एक कदम और अपने पड़ाव की ओर हम बड़े हैं। पूरे जम्मू को जो हमने एक प्लेटफॉर्म देने का ठानी है, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अपना समय देने के लिए। और रोमी जी, मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर की। लास्ट ईयर जब हुआ, पाकिस्तान ने जो अटैक किया, काउंटर अटैक किया जो हमारी सीमाओं के पार, उसमें पूरा जम्मू रीजन उनके निशाने पे था। और सबसे ज्यादा निशाने पे हमारा पुंछ और राजौरी का रीजन था। वहां पे मुझे अभी भी याद है, हमारे सीनियर थे डॉक्टर थापा जो एडिशनल डीसी थे राजौरी। राजौरी के, वो उन्होंने वीरगति प्राप्त की। और सिविलियंस को जिस तरीके से टारगेट किया गया, गुरुद्वारों को टारगेट किया गया, छोटे बच्चे, वो अभी तक मैं वो वीडियो देखने की हिम्मत नहीं कर पाया, हिम्मत वो नहीं होती। भाई बहन, बिल्कुल वो इतने दृश्य भयानक थे, मतलब वो सोच के ही डर लगता है कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पर्सनली पुंछ के बॉर्डर एरियाज में गई और अफेक्टेड फैमिलीज से भी मिली। ग्राउंड पर आपने क्या देखा? मैं चाहूंगा कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, क्योंकि आप ग्राउंड पे थी, आपने सबसे मिली, मैंने देखा आपके चैनल के थ्रू कि आप हर तबके से, हर उस अफेक्टेड फैमिली से मिली, जाके उनका दुख दर्द बांटा आपने। क्या कोई ऐसा मूवमेंट या फैमिली की कहानी है जो आज भी आपके दिल के बहुत करीब है? काइंडली हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड हैट्स ऑफ टू यू, जो कि आपका स्केड्यूल है, सब जानते हैं, आप वहां पे भी इतना एक सेवा कर रहे हैं सोसाइटी की, और उसके बाद आप अभी भी मुझे लगता है कि क्लिनिक में ही बैठे हुए हैं किसी ओपीडी में, और आप इतना टाइम लोगों के लिए भी देते हैं, ये एक और सेवा, मतलब हैट्स ऑफ टू यू, मैं आपको हमेशा ये कहूंगी एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बात यहाँ पे पुंछ की आती है तो मैं आपको पता ही है कि मैं पार्ले पुंछ से हूँ, पीओजे के से मेरे जो दादाजी, और हम तभी जम्मू आए, और मेरे डैडी जी का बर्थ भी यहीं हुआ जम्मू में, और फिर मेरा भी वहीं पे हुआ। तो पुंछ से ज्यादा वैसे मैं जम्मू की हूँ, मतलब जम्मू की ही हूँ, बिकॉज मैं पली बड़ी वहां, और मैंने काम, मेरा फ्रेंड सर्कल सब वहां पे है। लेकिन जो आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जब मैं पुंछ पहुंची, तो कोई एक ऐसी कहानी नहीं है जो मैं आपको बता सकती हूँ, बिकॉज हर फैमिली की अलग ट्रेजेडी थी, और सबका दर्द मतलब एक से बढ़ के एक था, ऐसे लग रहा था। जिन दो बच्चों की आप बात कर रहे हैं, जब मैं उनके पेरेंट्स से मिली, जोया और जैन, मेरी भी हालत वैसे ही थी डॉक्टर विकास पादा, जैसे आपने कहा, मैं तो यहाँ पे सो नहीं पाई जब वहां पे वो सब मैं देख रही थी सोशल मीडिया के थ्रू, और आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं जाऊंगी और मैं उनका दुख दर्द बांटना चाहती हूँ।
जो उन बच्चों के वालिद थे, फादर हैं, उनको वो हॉस्पिटल में थे। हम सब ने सोशल मीडिया में देखा, आपने भी देखा होगा कि जो उनकी बच्चों की मदर थी, ट्विन बच्चों की, उन्होंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था बिकॉज वो ही वॉज इन द हॉस्पिटल। और उनको वो दफना के जब वापस उनके अपने हस्बैंड के सामने जाती हैं और वो रोती भी नहीं है। आप सोचिए, दो बच्चों को मतलब ये करके, तो वो उस माँ के, मैं कहूंगी कि जो सेक्रीफाइस था, मतलब वो तो कैसे भूल सकते हैं हम। और मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पूंछ के लिए आया था। जब मैं बात करती हूँ, जब मैं उनके घर पे गई, उन बच्चों के फादर से मिली, आप बिलीव करें, वो मुझे फोटोज दिखा रहे थे ना, और मेरे ऐसे आंसू टप टप कर रहे थे। और कैसे वो पेरेंट्स बात कर रहे थे, मैं वो दर्द शायद लफ्जों में बयान नहीं कर पाऊंगी। तब भी उनके जो फादर हैं जोया और जैन के, उनकी 2-3 सर्जरीज हो गई हैं। और उनकी अभी भी कुछ चीजें हैं जो कि ठीक नहीं हुई हैं, अभी भी ट्रीटमेंट चल ही रहा है। और वो इमोशनली तो मतलब क्या ही लाइफ जी रहे हैं। उसके बाद वो जम्मू में मुझे मिले 30 जैन को, गांधी जी का जो पुण्यतिथि होती है उसमें। बहुत ही उनको देख के ना, मतलब मैं फेस नहीं कर पा रही थी, बट मैं कहूंगी कि चलो, रब उनको हिम्मत दे। बड़ा मुश्किल होता है अपने बच्चों को इस तरह देखना इन हालात में। उसके बाद एक और फैमिली थी, उनका सिंगल चाइल्ड था, 12 साल का, आई थिंक विहान। तो वो तो पुंछ से भाग के जम्मू आने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं पे पुंछ से कुछ दूरी पे ही एक पेट्रोल पंप में आप ये देखिए कि वो बच्चा जो था वो पीछे बैठा था, फादर उसके आगे थे, और वहां से जो शेल आया है, आ, वो जाके बच्चे के सिर में लगता है, और उसका जो दिमाग और पूरा वो उसकी मदर की गोदी में। उसकी मदर को भी बहुत ट्रीटमेंट लंबा करवाना पड़ा, और थोड़ा सा वो होश में आई है, उनको भी सिर पे चोटें लगी हुई थी जब मैं वहां गई। एक बुजुर्ग सरदार फैमिली, बुजुर्ग पेरेंट्स, मैं आपको क्या बताऊं कि उनके कमरे की हालत क्या थी जब मैं गई। बहुत ही बुजुर्ग, मेडिकेशंस पे थे, खूब सारी दवाइयां भी पड़ी थी, और उनका वो बच्चा जो था वो 29-30 साल का उनके साथ ही रहता था और उन्हीं की केयर करता था। ही ऑल्सो पास्ड अवे उसमें। और एक घर में गई तो उनकी बच्ची से मेरी बात हुई, बिकॉज उनकी वाइफ, मैं समझ सकती हूँ कि वो बात नहीं करने की, उनकी हिम्मत नहीं थी बात करने की। उस बेटी को मैंने बहुत तसल्ली देने की कोशिश की। तो मतलब जिस घर में भी मैं गई तो मुझे ऐसे लग रहा था। एक और घर में मैं सुबह 6 बजे गई हूँ, काफी पैदल चल के, गांव गांव में। वहां पे मैं आपको बताऊं कि छोटे छोटे बच्चे थे। सबसे छोटी बेटी जो है वो 2.5 साल की थी, और वो तो घर के अंदर चाय पी रहे थे सुबह। और वो आई और वो लेडी उसमें मतलब एक्सपायर हो गई। तो छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे, ऐसे ऐसे 3-4-5 बच्चे थे उनके। मतलब वो चीजें देख के ना इंसान को लगता है कि कैसे और क्यों क्यों ये होता है। बस मैं यही, किसी क्यों का जवाब ही नहीं मिल रहा मुझे। 47 से लेके, जो मैंने अपने बुजुर्गों से कहानियां सुनी है, तब से लेके आज तक मुझे लगता है कि क्यों ऐसा होता है। इस बात की मुझे समझ नहीं आई। नहीं, रोमी जी बहुत ही मार्मिक है। और आई थिंक जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, हमने वीडियोस में तो देखा था, लेकिन आपने फर्स्ट हैंड, जैसे डॉक्टर विकास ने बताया, फर्स्ट हैंड यू हैव फेल्ट द पेन। और इसी को कहते हैं कि हु विल बेयर द कॉस्ट ऑफ वॉर। तो ये कॉस्ट ऑफ वॉर जो है, ये खाली शेल्स का, जहाज़ों का फ्यूल, जहाज़ों का टूटना गिरना, ये नहीं है। कॉस्ट ऑफ वॉर है जब ह्यूमैनिटी एट स्टेक रहती है। और पुंछ ने वो बर्बरता का जो विनाशक सीन देखा है। तो आपने फर्स्ट हैंड देखा, एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आप उसको एक्सप्लेन कर पा रही हैं। आई नो वेरी वेरी इमोशनल फॉर यू एंड फॉर रेस्ट ऑफ जम्मू रीजन। इसके साथ ही हम हमारे अगले प्रश्न पे रोमी जी आते हैं, और वो भी उतना ही इमोशनल है, बिकॉज मैंने बहुत क्लोजली आपके कुछ एक वीडियोस देखे। और शायद उन वीडियोस में जो दर्द आपने बताया, वो शायद जी। उन्हीं उसी दर्द को आप शब्दों के द्वारा कहीं ना कहीं किताब में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। वो है 1947 की जिंदा कहानियां। सो ये आपकी आने वाली किताब है, और ये 1947 के पार्टीशन के सर्वाइवर्स और डिस्प्लेस्ड पीओजे की फैमिलीज की ओरल हिस्ट्री पर बेस्ड है। इन जी। स्टोरीज को डॉक्यूमेंट करने का आइडिया आपको कैसे आया, और आपको क्यों लगा कि ये कहानियों को रिकॉर्ड करना फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से आपके उसी पॉइंट पे आता हूँ कि हम हमेशा कहते हैं, चाहे ये कोट बाहर का है, लेस्ट वी फॉरगेट,
क्योंकि ये जो लोग थे, चाहे ये स्त्रियां थी, पुरुष थे, जैसे आपने बताया कबायली पाकिस्तानी, उनको उठा के ले गए, डिस्प्लेस्ड हो गए, वापस आने की कोशिश की, फैमिलीज ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इन कहानियों को अगर हम भूल गए तो हम भूल जाएंगे कि हमारी प्रीवियस जनरेशन्स ने क्या सेक्रीफाइस किए हैं। भगवान ने हमें एक वाया मीडिया बनाया है एज ए बेटन हैंड ओवर। तो शायद ये आपकी जो किताब है ये एक बेटन हैंड ओवर होगी फ्रॉम करंट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, कि आप याद रखें कि कितना दर्द सहा है पिछली जनरेशन्स ने। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया जज्बातों को शब्दों में बयां करने का? मैं एक्चुअली, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं उसी फैमिली की बच्ची हूँ जिनको मजबूरन अपने घर वहां छोड़ के आना पड़ा 1947 में, मेरे दादाजी। और आप माने कि मैं बचपन में जब भी बैठती थी, मैं अपने दादाजी से बहुत अटैच थी। तो जब भी उनके दोस्त आते हैं, मेरे कोई रिश्तेदार आते हैं ना, ये लोग हमेशा करें जरूर बोलते थे। तो मुझे ऐसे ही लगता था कि करें मतलब, करें पहाड़ी में घर को कहते हैं। मुझे हमेशा लगता था घर तो यही है इनका, फिर ये करें क्यों बोलते हैं। करें बोलते तो उनका थोड़ा सा ना आवाज भर आती, गला रुंध जाता जैसे, और हल्की सी आंखों में नमी आ जाती। कितनी बार मैंने करें सुना और कितनी बार मैंने वही सिचुएशन देखी। तो मुझे ऐसे लगा कि ये करें कौन से हैं, कौन सा घर की बात करते हैं ये। जैसे मैं थोड़ी मैच्योर हुई तो मेरे दादा दादी तो गुजर गए, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि ये इस चीज की मुझे खोजबीन करनी है। और फिर मैं उन्हीं बुजुर्गों से बातचीत करने लगी। फिर मैं आई विटनेसेस जितने और थे, बिकॉज काफी गुजर चुके थे, उनको ढूंढ के उनसे बातचीत करने लगी। इसमें मेरे डैडी जी ने बहुत हेल्प करी। वो मुझे लेके जाते थे बुजुर्गों से, कोई आरएसपुरा में है, कोई बडयाल बॉर्डर में है, ऐसे करके। जब उनसे बात करी ना मैंने, अजय जी आप बिलीव करिएगा कि मैं एक एक हफ्ता सो नहीं पाती थी घर आके। वो जो बुजुर्ग बात करते थे, मतलब उनकी हैट्स ऑफ टू उनकी यादाश्त, कि वो, उनको एक एक पत्थर वहां का याद है। वो कह रहे थे आप हमें छोड़ दीजिए, हम अपने घरों में पहुंच जाएंगे। इतनी यादाश्त। वैसे ही उम्र उनकी 92 साल हो गई है, 90 साल हो गई है, लेकिन घर नहीं भूले। आप देखिए कि जिंदगी में कितना बड़ा बोझ है एक दर्द का, वो लेके आज तक वो, जिंदगी तो उनकी चलती रही, लेकिन इस दर्द को सुनने के लिए उनके पास कोई नहीं बैठा, और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई ये जो सीने पे बोझ इनके चल रहा है इसका क्या। जिस हालात में वो वहां से आए, आप देखिए कि रास्ते में कितने मरे, पुंछ में मरे, रावलाकोट से। आज रावलाकोट की धरती फिर लहूलुहान हो रही है, और पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तानी आर्मी इस टाइम वहां पे क्या कर रही है। आपने भी देखा होगा, आज बेसिक राइट्स की लोग वहां बात कर रहे हैं और उनपे गोलियां बरसाई जा रही हैं। छोटे 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग, अभी एक जो पीछे उनके शहीद हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो, उन बुजुर्गों की कहानियां, मतलब कहानियां नहीं कह सकती मैं, आप बीतती उनकी जो थी। लेकिन ये आइडिया इसलिए आया, जैसे आपने कहा कि एक तो ये हमारी अगली जनरेशन तक ये पहुंचे कि हमारे बुजुर्गों ने क्या सफर किया है। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि आपका अपनी रूट से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जो बच्चे, जो परिवार अपने रूट से हट जाते हैं ना, वो, किसी ने बड़ा सही कहा था कि वो पेड़ जो है जड़ों के बगैर खड़ा नहीं रह सकता। फाइनली वो गिरेगा और सूख जाएगा और खत्म हो जाएगा। बहुत ही सही किसी ने कहा था। तो वैसे ही होना होता है। आप बिलीव करें, मैं इतनी फैमिलीज में गई और लोगों को बड़ा अचंभा लगता था कि ये लड़की आ गई है फोन पे, और हमारे दादी दादा या नानी नाना का इंटरव्यू, ये क्या सिस्टम हो रहा है। बिकॉज बच्चों को नहीं पता, उन्होंने नहीं देखा था। और उस चक्कर में क्या हो रहा था, इनकी बहुएं, बेटे बेटियां सब ऑफ द कैमरा बैठ जाते थे, और ये भी उस टाइम ध्यान से सुनते थे कि इनके बुजुर्गों ने क्या, उनपे क्या बीता है। अदरवाइज बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जिनको कुछ नहीं पता था। आप उधर से बुजुर्ग रो रहे हैं, इधर से मैं रो रही हूँ, और इधर ऑफ द कैमरा में देख रही हूँ इनकी फैमिलीज रो रही हैं। और बहुत सारी फैमिलीज ने मुझे कहा कि मतलब हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें हमारे रूट्स के बारे में और हमारे बुजुर्गों से आपने पहचान करवाई। कहने को तो वो लोग एक ही घर में इतने सालों से रह रहे हैं, आप देखिए, लेकिन कभी इस बारे में बात ही नहीं हुई। ना तो हमारे बुजुर्गों ने की, ना उनके बच्चों ने कभी कोई इंटरेस्ट, बिकॉज उनको पता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि उनकी जो इमीडिएट बच्चे थे, ये जो प्रेजेंट जनरेशन है, उनको पता चला कि भाई हमारे बुजुर्गों ने क्या सहा है। अब लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी होने लगा। तो इस तरह करके मेरा बेसिकली यही था कि अगली जनरेशन को पता चले, इनको बताएगा कौन। क्योंकि जो आई विटनेसेस थे, आप देखिए, जो मेरी अभी किताब है आने वाली है, उसमें अभी एक ही जो रुखसाना बाजियां अभी यूके में है, पार्ली तरफ कोटली की हैं,
अभी वही हमारे साथ इस दुनिया में है, बाकी मेरे सारे बुजुर्ग चले गए, इन कहानियों के जो किरदार थे। तो हमने कोशिश की कि वो सब जो ट्रू स्टोरीज हैं, मतलब उनकी आप बीती हैं, तो उनको डॉक्यूमेंटेशन करना उनका बहुत जरूरी है, ताकि हमारी अगली पीढ़ी तक ये पहुंच पाए। तो ये किताब कब तक आएगी रोमी जी? बिकॉज अब तो मेरे को लगता है कि हमारे साथ साथ दर्शकों को भी इसका काफ़ी इंतजार रहेगा। और ये कब आप प्लान कर रही हैं कि ये किताब बुक स्टॉल, इसमें amazon, फ्लिपकार्ट पे हिट करे? जी, अजी जी, इसका काम तो काफी हो चुका है, अभी भी ये मेरे साइड बेड पे पड़ी हुई है, टेबल पे। इसमें बस कुछ करेक्शंस बाकी हैं एक्चुअली, प्रूफ रीडिंग के बाद। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 2-3 मंथ्स में सबके हाथों में होनी चाहिए ये। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और रोमी जी, वी विल बी ऑनर्ड कि जब भी अगर आप इसको लॉन्च करें, आप फिजिकली तो इसको लॉन्च करेंगे ही करेंगे दिल्ली में, बट वी विल बी ऑनर्ड कि एक लॉन्च, डिजिटल लॉन्च जो है वो तवी टेल्स में के साथ हो। क्योंकि हम भी आपके साथ साथ इन कहानियों का पार्ट बन चुके हैं। और कहीं ना कहीं अगर तवी टेल्स के साथ डिजिटल लॉन्च होगा तो वी विल फील रियली रियली ऑनर्ड कि उन 1947 के जो शहीद हुए हैं या वो जो लोग जो सरवाइव किए थे, उनकी कहानियों को एक जस्टिस और एक पार्ट हम भी बन पाए। डॉक्टर विकास। थैंक यू सो मच। और मैं तभी टेल्स के ऑफिस में आके, ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा कि मैं वहां करूंगी, बिकॉज जितनी भी अभी तक मेरी 3 किताबें हुई हैं जम्मू में, उनका जाके मैंने पर्सनली लोकार्पण किया है, वो चाहे कल्चरल अकेडमी हो या प्रेस क्लब हो। बिकॉज मुझे लगता है कि जम्मू के बगैर मैं अधूरी हूँ। तो ये तो यहाँ पे टेम्परेरी हूँ मैं, तो जम्मू में तो आऊंगी आऊंगी डेफिनेटली, वहां पे लॉन्च होगी, और तभी टेल्स के ऑफिस में भी। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ऑनर की बात होगी। थैंक यू रोमी जी। डॉक्टर विकास। थैंक यू। रोमी जी, आपने राइटिंग, थिएटर, टेलीविजन और स्ट्रीट प्लेस को सोशल अवेयरनेस के मीडियम के रूप में बहुत अच्छे से यूज किया है। आपको क्या लगता है कि क्या आर्ट और स्टोरी टेलिंग वो बात समाज तक ज्यादा इफेक्टिवली पहुंचा सकते हैं जो स्पीचेस और कैंपेन्स कभी कभी नहीं पहुंचा पाते? बिल्कुल विकास जी, मैं बिलीव करती हूँ कि ये जो थ्रू आर्ट मीडियम जो है ना, ये बड़ा एक पावरफुल टूल है। जैसे हम स्ट्रीट प्लेस की बात करते हैं, अभी भी देखिए कोविड में भी उसकी जरूरत पड़ी। आजकल जम्मू में ड्रग अवेयरनेस चल रहा है, तो मैं भी कुछ स्ट्रीट प्लेस करके आई हूँ। तो मुझे लगता है कि स्पीचेस और ये जो सेमिनार्स वगैरह भी होते हैं, इसमें कई बार लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। बट प्लेस के माध्यम से यस, लोगों को इंटरेस्ट आता है, और लोग खड़े होते हैं देखने की अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, और वो खुद विजुलाइज करने लगते हैं अपने आप को, उसका एक किरदार। बिकॉज वो किरदारों के थ्रू ही तो होता है जो भी होता है, परफॉर्म जो होता है। तो ये एक बड़ा पावरफुल टूल है, और इसके थ्रू मैक्सिमम जो लोग हैं वो कनेक्ट कर पाते हैं खुद को, और समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज पहुंचता है, और मुझे लगता है उसका असर बहुत पड़ता है। बहुत बढ़िया। रोमी जी, अब हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम चरण पे आ चुके हैं। और आप एक सोशल सर्विस करते हुए एजुकेशन, लिटरेचर, थिएटर, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, इतने सारे रोल्स आप सक्सेसफुली निभा रही हैं। आप जम्मू के यंग गर्ल्स और वुमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपनी आइडेंटिटी बनाने और सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं? और बिफोर यू आंसर, हमारे तवी टेल्स के प्लेटफॉर्म में सुनंदा खजूरिया वो भी इसमें आई, और बहुत प्राउडली मैं आज एक ग्रुप में मैसेज डाल रहा था कि सुनंदा खजूरिया की जो आज वो पेंथल से हैं, और आज उनकी एग्जीबिशन आज से शुरू हुई है, 2 दिन तक रहेगी वॉशिंगटन डीसी में। तो जम्मू हाँ, का लड़कियां इतना अच्छा कर रही हैं, जिनमें आप भी हैं। और मैं उसके साथ ही आज शिवानी जी का भी लिख रहा था। शिवानी जी जो हैं, उनको 26 जुलाई को अवार्ड मिला है ऑन पेंटिंग इन दिल्ली में। तो ये सब जितना आप सब कुछ कर रहे हैं, और मैं भूलना नहीं चाहता इस फोरम में भी, और मनु है, आप शायद उनको जानती होंगी। मनु जी जी, खजूरिया जो मतलब है वो यूके में रह के जम्मू को कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये शक्ति का स्थान है, और यहाँ पर एम्पावर्ड वुमेन बाकी जगह पे कंसेप्ट है और यहाँ पे रियलिटी है। लेकिन जो अप कंट्री के एरियाज हैं, वहाँ पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? किस तरीके से वो अपनी आइडेंटिटी बनाएं, कैसे आपके फुटस्टेप्स पे चले, कैसे अपनी एक आइडेंटिटी बनाकर समाज और देश में एक चेंज या परिवर्तन लेकर आए? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने रूट से जुड़ना बहुत
जरूरी है, जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट में भी कहा शुरू में। और दूसरा मैं ये कहूंगी, कई बार आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है अगर आपको समाज में चेंज लाना होता है। मैं आपको छोटी सी 2 लाइन की एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। 2000 ये कोविड के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ मिसेस इंडिया वुमेन ऑफ डिग्निटी में। मैं फाइनलिस्ट तक पहुंच गई थी। लेकिन अब फाइनल में मैं क्यों नहीं गई, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं जो क्लोज नहीं है, क्लोज को तो पता है मैं क्यों नहीं गई। कोविड के दौरान बहुत कुछ देखा मैंने, ग्राउंड रियलिटी में अगर बात करूं, जिनको लोग नेशनल टीवी पे देखते थे कि ये लेबरर्स हैं, और आप बिलीव करें कि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग रोड्स पे होते थे, कभी पुलिस से संपर्क करके उन लोगों तक सामान पहुंचाते थे, कभी जो लोकल एसडीएम है उनसे बात करके उन तक पहुंचाते थे, सुबह से शाम तक बाहर होते थे। बहुत सारी चीजें मैंने उस टाइम देखी। कच्चे चावल जो उनको खाने के लिए लोग दे देते थे पैकेट्स में, और फिर कहते थे वो खाते नहीं है, जबकि कुछ लोग ऐसे थे कि वो रागी, और उनका खाना हर एरिया का, हर क्षेत्र का अलग होता है, तो उनको नहीं वो चीजें सूट करती थी। एनीवे, एक चीज जिसने मुझे हिला दिया था, मैं आपको ये बताऊं, और उस टाइम जो एम्बुलेंस की और स्पेशली जो ऑक्सीजन की मारामारी थी वो हम सब जानते हैं। आप बिलीव करें, एक टाइम ऐसा था कि मैं रात भर जग के जो ये व्हाट्सएप के मैसेजेस लोग आंखें बंद करके फॉरवर्ड कर देते थे, मैं रात भर बैठ के वो सारे मैसेजेस को मैं डायल कर करके देखती थी कि इनमें से कौन सा चल रहा है। उसका रीजन ये था बिकॉज जिसका कोई भी घर का मेंबर हॉस्पिटल में होगा वो इतने नंबर डायल नहीं कर सकता, उनके पास टाइम नहीं होगा। जो नंबर चलता था मैं उसी को फॉरवर्ड करती थी मैसेजेस छांट के। एक मैसेज मेरे पास फाइनली आता है कि उन्होंने मुझे अपने फादर की डेड बॉडी का फोटो भेजा बैंगलोर से, कि हमारे पास क्रिमेशन के लिए पैसा नहीं है। मैं कोविड में बहुत कुछ देख चुकी थी, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत ही हटके चीज थी। मैं मतलब शिवर कर गई। मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे और मैंने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा प्रणय इस नंबर पे प्लीज कैन यू हेल्प, कि इतने पैसे भेज दो। तो मेरे हस्बैंड ने ना, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मुझे डांट लगाई, बिकॉज लास्ट में थोड़ा फ्रॉड भी शामिल हो गया था। उन्होंने बोला कि यार तुम तो ऐसे किसी पे भी विश्वास कर लेती हो, तो ऐसे नहीं होता है, मतलब ये फ्रॉड भी तो हो सकता है। लेकिन मैं डेड बॉडी का फोटो देख के ना मैं सोच ही नहीं पाई कोई फ्रॉड करेगा। खैर मैंने उसको बोला, जिसने मुझे भेजा था, मैंने उनको बोला कि आप ना मुझे क्या करेंगी, अपने आधार और पैन नंबर ये सब भेज दे, मैं देखना उनके हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स। खैर उन्होंने मुझे सब भेज दिया, वो दैट वाज जेन्युइन केस। और फिर मेरे हस्बैंड ने जो भी हमसे हो पाया हमने करा। तो कहने का मतलब ये है कि उसी दौरान उसके बाद मेरा ये जो फाइनलिस्ट वाला आ गया, और उन्होंने जो मुझे लंबी लिस्ट भेजी, बिकॉज जब आप फाइनल रैंप पे उतरते हो आपको बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स, हील्स, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, दिस दैट, काफी लंबा एक भेजते हैं लिस्ट। उसमें ऑलमोस्ट मेरा 70,000 का खर्चा था। 70,000 तो मैं अफोर्ड कर सकती थी, बट उस टाइम एक एक पैसे के लिए लोग किल्लत हो रही थी। मतलब आप बिलीव करें कि लोगों के खाने के लिए राशन नहीं था, बिकॉज जॉब छूट गई थी। बहुत बुरा हाल था, एक त्राहिमाम मैं कहूंगी कि मचा हुआ था। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं अगर मिसेस इंडिया बन भी जाऊंगी तो क्या हो जाएगा रोमी, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन इस 70,000 में सोचो कितनी फैमिलीज को कितनी हेल्प हो जाएगी। तो आई डिसाइडेड, जबकि मेरे घर वालों ने, मेरे बच्चों ने भी उस टाइम मतलब एक सेकंड के लिए इमोशनल होके बोला कि मम्मा आपने यहाँ तक किया है तो मतलब लास्ट स्टेप है तो आप कर लोगे, आप जाओ। तो फिर मैंने उनको जब बताया तो वो भी समझ गए कि नहीं ये ज्यादा मेजर कॉज है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कई बार आपको परिवर्तन लाने के लिए सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। मुझे यही लगा कि वो कोई बहुत बड़ा क्राउन मेरे लिए नहीं होता अगर मैं पहन भी लेती वो ताज। मेरे लिए ये बहुत बड़ा क्राउन है कि अगर मैंने किसी के फेस पे थोड़ी सी स्माइल लाई, किसी का कोई मुश्किल का एक वक्त भी गुजारने में हेल्प करी, कि मैं आपके साथ हूँ, आपकी हेल्प कर देती हूँ, तो मुझे उस चीज का कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने मिसेस इंडिया का ताज नहीं पहना और मैंने इतने स्टेप्स कवर कर लिए थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सेल्फलेसली थोड़ा कोशिश होके, जो भी लड़कियां बच्चियां मेरी दोस्त मुझे देख रही हैं, मेरी बहनें, कि आपको चुनना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अगर आप समाज में चेंज लाना चाहते हैं तो आपको समाज के लिए ही सोचना पड़ेगा। बिकॉज बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो सोचते हैं कि इसमें हमारा भी भला हो जाए और हम अपने लिए भी कुछ करें, वो चीजें नहीं हो पाती हैं। आप एट अ टाइम एक ही चीज कर पाते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखें, और मुझे सबसे जरूरी जो चीज है कि अपनी रूट से जुड़े रहें। और जो सिंसियरिटी होती है ना, सिंसियरिटी, सच, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, इनके बहुत बड़े मायने हैं। मुझे लगता है कि इन चीजों का साथ अगर हम रख के चलेंगे तो जिंदगी में हमें कभी भी किसी चीज का भी गिल्ट नहीं फील होगा। नीयत साफ हो तो ऊपर वाला हर कदम पे आपके साथ रहता है, मेरा मानना ये है।
बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने इसको बताया। और उमेश जी, आपकी स्टोरी मिसेज इंडिया की अ, बहुत आई थिंक लॉजिकल है। और जब मैं आपके बारे में पूरा पढ़ रहा था और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं बीच में आपसे क्वेश्चन ये ज़रूर पूछूंगा, लेकिन आपकी परिवर्तन, पीओजेके के आपके कार्य को लेकर, पुंछ के कार्य को लेके, मुझे लगा कि मैं मिसेस इंडिया वाला क्वेश्चन क्यों पूछूंगा रोमी जी से, जबकि वो ऑलरेडी हमारी एक बहन है जो हम सबके दिलों में ऑलरेडी मिसेस इंडिया से ऊपर हैं। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, मेरे को लगा ही नहीं कि पूछने की हमें ज़रूरत भी रहेगी, क्योंकि आपके कार्य आपको मिसेस इंडिया, मिसेस यूनिवर्स, मिसेस वर्ल्ड, इन सब से बहुत ऊपर बनाते हैं। ये टाइटल तो खाली कमर्शियल टाइटल्स हैं, बट आपने टाइटल ह्यूमैनिटीज़ के जीते हैं, जो इन सब से मेरे हिसाब से कोसों आगे हैं और बहुत बढ़िया हैं। और मैं अपने पॉडकास्ट में, बिफोर आई हैंड इट ओवर टू डॉक्टर विकास, आपकी पूरी जर्नी हम सब के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि आपने सेल्फलेसली काम किया है। आपको अपनी रूट से, अपनी जड़ों से इतना प्यार है कि आपने बुक्स भी अपनी यहीं पे आपने लॉन्च की, और अगली बुक भी जो है आप अपने जम्मू में ही लॉन्च करना चाहेंगी। जैसे मैंने पहले भी कहा शुरुआत में भी, जब जब ऐसा समय आया है कि लोग बाहर निकलना बंद हो गए, चाहे कोविड का समय, फ्लड का समय, ऑपरेशन सिंदूर का समय, लेकिन उस समय रोमी जी जो थी वो हमेशा घर से बाहर अपने लोगों के बीच में थी। एंड वी आर इंडीड ऑनर्ड। आपकी जिंदगी एपिसोड 77 के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। डॉक्टर विकास हर 75th, 70th, 65th, 50th इनको माइलस्टोन मानते हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारा 77th एपिसोड जो है, ये एक माइलस्टोन एपिसोड है, जहाँ पे रोमी जी ने आके अपनी लाइफ जर्नी डिस्कस की। थैंक्स वंस अगेन रोमी जी फॉर स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम फॉर तवी टेल्स, फॉर योर ओन पीपल। और वी ब्लेस कि आप हमेशा, एंड वी प्रे कि आप हमेशा इसी तरीके से तरक्कियां करते रहें और अपने लोगों की मदद करते रहें। डॉक्टर विकास। रोमी जी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि आज हमारे प्लेटफॉर्म को 4 चांद लग गए और हमारा प्लेटफॉर्म कंप्लीट फील कर रहा है आज। और पर्सनली मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपकी लाइफ जर्नी को एक लाइव देखते हुए कि आपने कितना कुछ किया है। आपको हमेशा एक्शन में ही हम देखते हैं। आज रोमी जी दिल्ली में है, तो कल जम्मू में है, तो परसों पुंछ में है। तो जी। आपके चैनल के थ्रू पता चलता है। तो जब तक मैं मैसेज करता हूँ कि रोमी जी आप जम्मू में हैं, तो आप बोलती नहीं, मैं दिल्ली वापस आ गई हूँ। रोमी जी आज तभी टेल्स पर अपनी लाइफ जर्नी, सोशल वर्क, ह्यूमैनिटेरियन एक्सपीरियंसेस और वुमेन एम्पावरमेंट के विजन को हमारे साथ इतनी ऑनेस्टी और सेंसिटिविटी के साथ शेयर करने के लिए आपका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि परिवर्तन सिर्फ पॉलिसीज या स्पीचेस से नहीं आता। परिवर्तन तब आता है जब कोई इंसान खुद ग्राउंड पर उतरता है, लोगों का दर्द समझता है और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कंसिस्टेंटली काम करता है। चाहे किसी बेटी की एजुकेशन हो, किसी महिला की डिग्निटी की बात हो, किसी डिजास्टर अफेक्टेड फैमिली की मदद हो, या पार्टीशन सर्वाइवर्स की भूली बिसरी यादों को प्रिजर्व करना हो, आपने हर रोल को कंपैशन और कमिटमेंट के साथ निभाया है। और एक झलक, एक एक ममता जो होती है ना, एक माँ में होती है, एक वुमन में होती है, वो आपके हर कार्य में छलकती है। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी कहानी हमारे व्यूअर्स, स्पेशली यूथ और वुमेन को अपनी आवाज पहचानने, अपने सपनों के लिए खड़े होने और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए इंस्पायर करेगी। और आपका ये एक मैसेज कि अपनी रूट्स के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। जो पेड़ अपनी जड़ों को खो देता है वो सरवाइव नहीं करता। ये आपकी लाइफ से एक बहुत बड़ा लेसन हम सबको मिलता है। मैं माता वैष्णो देवी, बावे वाली माता, अपने कुल देवी कुल देवताओं से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो अपना शुभ आशीष और आशीर्वाद आप पे बनाए रखे, आपको अच्छी सेहत प्रदान करें। आप जिस मिशनरी जील के साथ अपने कार्यों में जुटी हुई हैं, अपनी परिवर्तन के साथ जुटी हुई हैं, हर क्राइसिस में हम आपको
आगे देखते हैं सेल्फलेसली कार्य करते हुए, हम वैसे ही आगे बढ़ती रहें। आप के सामने जैसे अजय जी ने बोला कि मिस यूनिवर्स, मिसिस वर्ल्ड, मिसिस यूनिवर्स या मिसिस इंडिया वाले टाइटल्स बहुत छोटे हैं जिस लेवल का कार्य आप कर रही हैं, और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह आगे बढ़ती रहे। तभी टेल्स पर आने और अपनी इंस्पायरिंग जर्नी को हमारे साथ शेयर करने के लिए मैं आपका फिर से दिल की गहराइयों से अपनी टीम के ओर से धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। आपके फ्यूचर इनिशिएटिव्स और आपकी फोर्थ कमिंग जो आपकी पुस्तक है, कहानियां जो जिंदा हैं, के लिए तभी टेल्स की पूरी टीम की ओर से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और यदि हमें एक तो आपका बुक लॉन्च तो हम करेंगे ही करेंगे, फिर कभी फ्यूचर में आपसे इस तरह का वार्तालाप करने का मौका मिले तो मुझे उम्मीद है कि आपसे फिर समय मिलेगा। तब के लिए मैं अपने दर्शकों से विदा लेना चाहता हूँ। जय डुग्गर, जय डोगरा, जय हिंद, जय माता। जय माता। थैंक यू सो मच। इससे पहले मैं 2 लाइनें ऐड करूंगी, आप उसको चाहे तो एडिट कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ का अजय जी, अगर इजाजत हो तो मैं वो ऐड प्लीज करूं। प्लीज प्लीज। एक मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब आप प्यार प्रेम की बड़ी जरूरत है हमारी सोसाइटी में, मैंने भी बड़ों से ही सीखा है और सबसे सीख रही हूँ आप सबसे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं एक लाइव करके हटी और रात का टाइम था, कोई 10 बजे थे, अपने पेज पे जिस पेज का आप जिक्र कर रहे थे, तो वहां पे मुझे ना किसी ने मैसेंजर पे मैसेज किया था कि, और वो मैसेज था पाकिस्तान के पीओजेके के सॉरी बाग इलाके से। शफकत आरिफ भाई साहब थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, और उन्होंने मुझे कहा कि बिकॉज ये एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ का, अ, जो भी है, उन्होंने मुझे कहा कि रोमी बाजी, आज मेरे घर में बेटी हुई है और मैंने अपनी बेटी का नाम आपके नाम पे रखा है, रूमी। मुझे पहाड़ी में घर पे रूमी कहते हैं, तो रूमी शर्मा की भतीजी रूमी खान। आप यकीन माने कि जब मैंने उनका मैसेज पढ़ा, मैं पता नहीं आधा घंटा रोई हूँ, पौना घंटा रोई हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो गई। उसका रीजन ये था, मुझे ये लगा कि मैं कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो हूं नहीं कि कोई अपनी बेटी का नाम मेरे नाम पे रखा है। तो मैं आधा पौना घंटा अच्छे से अपने इमोशंस मतलब रो के, उसके बाद मैं कमरे में गई, मैंने हस्बैंड को मैसेज दिखाया, मैंने कहा आप ये पढ़ो प्लीज, आप पढ़ो। उन्होंने पढ़ा, ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड एंड सरप्राइज। फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुमने इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है? मैंने कहा नहीं, मैं तो तब से लॉस्ट हूँ बिल्कुल, और मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, मैसेज किया मैंने उनको ये कहा कि क्या आप उस रूमी का, अपनी बच्ची का फोटो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? क्या मैं अपने पेज पे वो अपलोड कर सकती हूँ? बिकॉज देखिए, पर्दा सिस्टम भी होता है, हर फैमिली का एक अलग सिस्टम होता है। तो उन्होंने मुझे कहा बिल्कुल, और उन्होंने बच्ची का फोटो कुछ मिनटों में भेज दिया, और मैंने अपने पेज पे भी उस पे वीडियो बना के डाला। मैंने सबसे ये उस दिन रिक्वेस्ट करी कि इस बच्ची को खूब, और जितने भी बच्चे आज के दिन पैदा हुए हैं सबको खूब ब्लेसिंग्स दें, और ये बच्चे ऐसे ही चमकते दमकते रहें। तो वो बच्ची मुझे साल में एक बार ही मैसेज करती है, उसको ये पता है कि उसकी एक फूफो जो है वो कनाडा में है और दूसरी फूफो इंडिया में है। आप ये बिलीव करें, अभी वो 5 साल की हो गई है, पहले वो रोमी नहीं बोल पाती थी क्लियरली, अब वो बोलती है। तो ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि अगर आप प्रेम की भाषा समझते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेम बांटें, तो आप देखिए कि मैंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया था अपने लोगों को मिलाने का, उनको जोड़ने का, लेकिन उन्होंने तो मुझे दोनों बाहें फैला के, मैं कहूंगी कि मेरा वेलकम किया, और मुझे इतना इज्जत मान दिया, इतना इज्जत मान दिया कि आज पूरी दुनिया में यहाँ पहाड़ी, गुज्जर, कश्मीरी, डोगरे, कोई भी कम्युनिटी ले लीजिए, कि सब लोग मतलब इतनी इज्जत और इतना मान देते हैं, और मैं उनसे इतना सीखती हूँ। उन्होंने मुझे अपनाया, दोनों, मैं कहूंगी कि दोनों बाहें फैला के उन्होंने मुझे अपनाया और अपने गले से लगाया। तो ये चीजें आजकल, प्रेम जो है ना, मतलब प्यार जो है बांटना बहुत जरूरी है, खास करके आज जो नफरत के दुकानदार कुछ लोग हैं, हम में से ही हैं, वो ज्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो ऐसे लोग हैं जो कि आपकी तरफ 4 कदम बढ़ा के, सिर्फ उनको मौके की तलाश होती है और लोग आते हैं आगे। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच। नहीं रोमी जी, इसको एडिट नहीं करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये तो आपने जो चीज़ बताई है ये हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और शायद यही छोटे छोटे कदम, क्योंकि ये जो ट्रेट है ये भी डोगरों का ट्रेट है कि सब में सबको अपने में एसिमिलेट करना।
और कोई भेदभाव बिल्कुल। नहीं करना। तो इसको तो मैं चाहूंगा कि ये जो आपने बोला है ये तो हमारे हाईलाइट है, ना कि एडिट करने वाली चीज है। एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस अमेजिंग अमेजिंग थिंग विद अस। थैंक यू। थैंक्स अ मुझे लॉट लगता है पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है। देखिए, रोना क्रिप मारना इज वेरी इजी, बट पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है। और जिन्होंने लाइफ में कुछ करना है, जैसे बच्चे बच्चियां हैं, उनको पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है। पॉजिटिव एंड स्ट्रांग। हर्डल्स तो आती रहते हैं रास्ते में, लेकिन वी हैव टू बी स्ट्रांग अगर हमने कुछ करना है तो। दैट इज द मूल मंत्रा बेसिकली। राइट। थैंक यू रोमी जी, थैंक यू।